So, today in the series of epidemiological studies, today we will read about cohort study. Cohort study is a type of analytical studies. तो जैसे हमने पहले देखा था डिफरेंट टाइप की एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं, ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशनल में डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल. डिस्क्रिप्टिव हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, इकोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल भी कर चुके हैं एंड केस कंट्रोल भी. नाउ द टर्म फॉर कोहर्ट स्टडी. तो कोहर्ट स्टडी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में एनालिटिकल स्टडी है ऑब्जर्वेशनल टाइप की. तो देखो केस कंट्रोल हो या कोहर्ट हो, एनालिटिकल स्टडीज़ में बेसिकली हमारा एम क्या है, हम क्या डिटरमिन करना चाहते हैं. दो चीज़ें हम डिटरमिन करते हैं. सबसे पहली चीज़ कि क्या जो कॉजेटिव फैक्टर है या रिस्क फैक्टर है उसका डिजीज़ के साथ कोई एसोसिएशन है. अगर है तो सेकंड चीज़ हम क्या देखते हैं कि अगर एसोसिएशन है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, एसोसिएशन कितना स्ट्रॉन्ग है. तो ये चीज़ें हम एनालिटिकल स्टडीज़ में देखते हैं. तो जैसे कि ये फ्रेमवर्क है ना. केस कंट्रोल में हम रेट्रोग्रेड चलते हैं और कोहर्ट में हम प्रोस्पेक्टिव चलते हैं. प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, जो फैक्टर्स हैं वो क्या डिजीज़ से एसोसिएटेड हैं, तो हम पहले फैक्टर्स वाले पॉपुलेशन को, फैक्टर्स वाले सैम्पल्स को हम पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फॉलोअप करते हैं तो देखते हैं कि जो एक्सपोजर था उनमें डिजीज़ ज़्यादा है कम है, इंसिडेंस देखते हैं ना. तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है. इसीलिए स्टडी को देखो कोहर्ट होता क्या है बेसिकली. कोहर्ट क्या है, तो कोहर्ट इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्ड अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और एक्सपीरियंस विद इन अ डिफाइंड टाइम पीरियड. ठीक है, तो एक डिफाइंड जो टाइम पीरियड, जियोग्राफिकल एरिया, इन सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाले जो पर्सनस हैं, जो पीपल्स हैं, ठीक है, पॉपुलेशन में, तो उनको हम कोहर्ट कहते हैं. जैसे बर्थ कोहर्ट हो गया, एक हम डेट फिक्स कर लें या एक ड्यूरेशन फिक्स कर लें, तो उसमें जो कोहर्ट है वो बर्थ कोहर्ट हो गया, है ना. मैरिज कोहर्ट, उस ड्यूरेशन में जितने लोगों की मैरिज हुई है वो मैरिज कोहर्ट में आ जाते हैं. तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक बेस पे हम कोहर्ट डिसाइड करते हैं. कोहर्ट टाइप पे देखो, कोहर्ट इसीलिए जो क्योंकि प्रोस्पेक्टिव स्टडी है तो इसके डिफरेंट नेम है. प्रोस्पेक्टिव स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्योंकि हम इसमें फॉलोअप कर रहे हैं, सेम पॉपुलेशन में सेलेक्ट करें उसको फॉलोअप कर रहे हैं, ठीक है. या इंसिडेंस स्टडी, इसमें हम इंसिडेंस निकालते हैं. इंसिडेंस क्या होता है, एक पॉपुलेशन में नई चीज़ जो आ रही है, नई डिजीज़ आ रही है ना, नई मॉर्बिडिटी आ रही है, तो उसको हम देखते हैं, तो वो इंसिडेंस होता है. या इसको फॉलोअप स्टडी भी करते हैं क्योंकि हम लॉन्ग टाइम तक फॉलोअप करते रहते हैं. या फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी भी बोलते हैं मोस्ट वाइडली, फिर भी हम इसे कोहर्ट स्टडी से मोस्ट कॉमनली इसको कोहर्ट स्टडी बोलते हैं. ये भी जैसे डिफरेंट और हमारी एनालिटिकल स्टडी थी, जैसे केस कंट्रोल थी, तो इसमें हम पॉपुलेशन के बेस पे करते हैं, है ना. पॉपुलेशन बेस पे हम लेके चलते हैं. और नहीं सॉरी, इसमें जो बेसिकली क्या होता है कि हम इसमें इंडिविजुअल को बेस बना के चलते हैं, जैसे फैक्टर अफेक्टेड है या नहीं है ना, जैसे केस कंट्रोल में था. और हम इसको पूरी पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं इसके रिजल्ट को, ठीक है. जैसे इकोलॉजिकल स्टडीज़ में हमारा पॉपुलेशन बेस्ड होता था, लेकिन हम उसको जनरलाइज्ड इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते थे. इसमें हम इंडिविजुअल को लेते हैं और उसको पॉपुलेशन पे हम जनरलाइज कर सकते हैं. Now, cohort study, it is usually undertaken to obtain the additional evidence to disprove or support the existence of an association between suspected cause and disease. That means कि कोई हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस फैक्टर से या इस रिस्क फैक्टर से या इस एक्सपोजर से ये डिजीज़ हो रही है, ठीक है. ये हमारे केस कंट्रोल स्टडी में भी कुछ हमें निकल के आया कि ऐसा कुछ है ना. तो या कोई हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं, तो उसके लिए उसको अप्रूव करने के लिए, डिसअप्रूव करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, कि एग्जिस्टेंस है या नहीं एसोसिएशन की, तो कोहर्ट स्टडी बेस्ट होती है. तो इन्वेस्टिगेशन उसमें क्या डिटरमिन करता है, ये एक्सपोजर का स्टेटस क्या है सब्जेक्ट का, उसके बाद उसको फॉलो करते हैं, फिर जो सब्सिक्वेंट आउटकम होता है उसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कोहर्ट स्टडी की, सबसे पहले जो हमारी डिज़ीज़ है उसका हमें पता होना चाहिए कौन सी डिज़ीज़ है जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, ठीक है, उसको डिफ़ाइन करेंगे. इसके बाद स्टडी ग्रुप जो है उसको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, एक कोहर्ट बनाएंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफ़ाइन करेंगे. और ये सब डिज़ीज़ होने से पहले हम देखेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें. उसके बाद स्टडी प्रोसीड फॉरवर्ड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट, ठीक है. कॉज देखेंगे, फिर हमने डिजीज़ डिफ़ाइन कर ली, एक्सपोजर डिफ़ाइन कर लिया, उसके बाद उसको फॉलो करते हैं और देखते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टडी को. अब हम आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोहर्ट स्टडी.
इंडिकेशन ऑफ कोहॉर्ट स्टडी कब करते हैं हम, कोहॉर्ट स्टडी हमें करना कब चाहिए, when there is a good evidence of an association between exposure and disease, ठीक है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, हमने फॉलो अप करना है, तो जब तक कि हमें ऐसा कुछ सस्पिशन, बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन हो कि भाई हाँ इस एक्सपोजर के बाद ये डिज़ीज़ होगी, तो हम उस डिज़ीज़ को लेके चलते हैं, उसकी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमें अगर ये ऐसा लगता है कि हाँ भाई, या किसी डिस्क्रिप्टिव स्टडी से ये सपोर्ट हमें मिला हो, ये एविडेंस हमें मिले हों, या केस कंट्रोल स्टडी में हमने डिज़ीज़ के पीछे हमने फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉल करा के देखा तो कुछ एक्सपोजर्स निकल के आए, कुछ रिस्क फैक्टर्स निकल के आए, तो हम उनको प्रूव करना है हमें, तो अच्छी खासी एविडेंस है, तभी हम कुछ रिस्क फैक्टर लेके और डिजीज़ डिफाइन करके कि हमारा आउटकम ये हो सकता है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। या सेकेंड, व्हेन एक्सपोजर इज़ रेयर, लेकिन एक्सपोजर होने के बाद डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा कोई हमें एक्सपोजर का केस मिल जाते हैं, ठीक है, तो हम उसको लेके फॉलो अप करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपोजर तो रेयर एक्सपोजर है, लेकिन उस एक्सपोजर के बाद डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम ये एसोसिएशन निकाल सकते हैं कि हाँ भाई इस एक्सपोजर के बाद ही ये डिजीज़ हुई है, ठीक है। या फिर व्हेन एट्रिशन ऑफ स्टडी पॉपुलेशन कैन बी मिनिमाइज्ड, मतलब कि स्टेबल पॉपुलेशन है ना, फॉलोअप, जिससे क्या होगा, फॉलोअप ईजी होएगा, है ना, और कोऑपरेटिव भी होती है ये कोहॉर्ट, और इजीली असेसिबल भी होना चाहिए। या फिर एम्पल फंड्स हो हमारे पास, तब हम ये स्टडी करेंगे, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, टाइम टेकिंग स्टडी है, कई बार कई ईयर्स तक चलती रहती है ना, तो इसके लिए फंड्स भी ज़रूरी है होने। बेसिक फ्रेमवर्क क्या है हमारा कोहॉर्ट स्टडी का, देखो हम एक्सपोजर से इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक्सपोजर वाली डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक्सपोजर डिफाइन करेंगे तो हम पॉपुलेशन सेलेक्ट कैसे करते हैं, एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर को लेके, ठीक है। अब जैसे ये फ्रेमवर्क बन जाता है, इसमें कोहॉर्ट एक्सपोजर वाले क्या है, A+B वाली पॉपुलेशन हमारी एक्सपोजर वाली है, और C+D वाली हमारी नॉन एक्सपोजर वाली है, ठीक है। इसमें डिजीज़ ए में, जैसे एक्सपोजर वालों में जो A+B थे उसमें A में डिजीज़ है, या नॉन एक्सपोजर वाले जो C+D थे उसमें C में डिजीज़ होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इंसिडेंस भी निकाल सकते हैं इसमें। अब जनरल कंसिडरेशन क्या होना चाहिए हमारी स्टडी में, कोहॉर्ट स्टडी में, ये जब हम, सीधी सी बात है, हम एक्सपोजर से डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं तो डिजीज़ फ्री होनी चाहिए पॉपुलेशन जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और स्टडी और कंट्रोल ग्रुप जो है वो इजीली ससेप्टेबल होना चाहिए डिजीज़ का, ठीक है। हम फॉलो अप कर रहे हैं, पता चला डिजीज़ ही नहीं हो रही है, वो ससेप्टेबल ही नहीं है, जैसे पर्टिकुलर अगर एज ग्रुप को हम लेके चले तो हमें कोहॉर्ट भी उसी एज ग्रुप का लेना चाहिए जिसमें डिजीज़ होने के चांसेस है, ठीक है। बोथ द ग्रुप मस्ट कंपेरेबल इन रेस्पेक्ट टू ऑल द पॉसिबल वेरिएबल, जैसे मैचिंग हमने की थी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हम कोशिश करेंगे कि वो मोस्टली सिमिलर हों। देन द डायग्नोस्टिक एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द डिजीज़ मस्ट बी डिफाइंड बिफोर एंड, ऐसा नहीं अगर हमें लगेगा कि हाँ हमने सोच लिया अच्छा ये डिजीज़ है, लेकिन हमने डिफाइन नहीं किया, उसके स्टेजेस डिफाइन नहीं किए, उसको क्लियर कट डिफाइन नहीं किया, तो फिर जब हम फॉलो अप करते चलेंगे तो उसके बाद अगर हम डिफाइन करेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें स्टडी शुरू करने से पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा कि जो हमारा आउटकम है हम उसे कब डिजीज़ मानेंगे, उसकी किस स्टेज को डिजीज़ मानेंगे, या हम उससे कितनी स्टेज लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा स्टडी शुरू करने से पहले ही। Then groups are then followed under the same identical condition over a period of time to determine the outcome of the exposure, ठीक है। सेम कंडीशंस में हमने उसको फॉलो अप करना है, ऐसा नहीं कि कंडीशनल चेंज हो गई, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो गया, उसका जियोग्राफिकल एरिया चेंज हो गया, ये सब नहीं, हमें ये सब चीज़ें पहले ही लेके चलना है। तो जब भी हम स्टडी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल या स्टडी को हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अब कोहॉर्ट स्टडी डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। इनिशियली जब कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन किया गया तो एक सिंगल टाइप थी, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव एंड कंबाइंड। रिट्रोस्पेक्टिव केस कंट्रोल भी है, लेकिन उससे और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव में मान लो हम एक टाइम फ्रेम ले रहे हैं 2010, ठीक है, 2010 से हमने स्टडी शुरू करनी है, ठीक है। तो 2010 प्रोस्पेक्टिव जो सिंपल टिपिकल कोहॉर्ट स्टडी होती है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी, उसमें क्या होता है, हम या इसे करंट कोहॉर्ट स्टडी भी कहते हैं, इसमें अभी तक ना आउटकम नहीं हुआ है, ठीक है, कोई हमें जो हमने इन्वेस्टिगेशन करना है, जिससे हमने एसोसिएशन प्रूव करना है, वो नहीं हुई है अभी, ठीक है। तो 2010 में हमने एक्सपोजर ले लिया, एक्सपोजर ग्रुप और नॉन एक्सपोजर ग्रुप, उसको हमने फॉलो करना शुरू किया, 2015 में फॉलो किया, फिर 2020 में फॉलो किया, है ना।
मतलब कंटिन्यूस फॉलो करते चले जाते हैं, तो हमारा आउटकम आता है 20 तक। तो ये प्रोस्पेक्टिव है, सिंपल प्रोस्पेक्टिव स्टडी। एक्सपोजर नॉन एक्सपोजर वाले कोहर्ट को लेके उसको हम फॉलो करते हैं, तो किस में डिजीज़ हुई किस में नहीं हुई उसको लेके हम एनालिसिस करते हैं। अब रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या है, इसको हम हिस्टोरिकल कोहर्ट स्टडी भी कहते हैं, ठीक है। It is one in which the outcome has all occurred before the start of investigation, and the investigator goes back in time, sometimes 10 to 30 years, to select the study group from existing record of past employment, medical, other records, and trace them forward through time from the past date fixed on the record, usually up to the present। ठीक है, 2010 हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो 2010 में वो डिज़ीज़ हो चुकी है, तो उसका हम कोहर्ट देखेंगे किन लोगों में ये डिज़ीज़ हुई है, ठीक है। तो उसकी हम बैक में जाएंगे, जैसे 2010 में हमने देखा कि ये डिज़ीज़ वाले बंदे हैं, ये कोहर्ट है, और हमने एसोसिएशन प्रूव करना है, तो हम उस ग्रुप को लेके उसकी हिस्ट्री को लेके, जैसे मान लो किसी इंडस्ट्री में है, ठीक है, एक इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, किसी भी मान लो कलर डाई इंडस्ट्री में है, तो उसमें कोई कैंसर हो रहा है, ठीक है, उस हमें पता चल रहा है भाई इस इंडस्ट्री में ये जो काम कर रहे थे इसमें डेथ हो रही है, तो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसमें कोई जो इंडस्ट्री में जो केमिकल यूज़ हो रहा है उससे तो कोई उनको डेथ या उनको कैंसर होने के चांसेस नहीं है, या कोई पर्टिकुलर डिजीज़ के चांसेस नहीं है, तो उस इंडस्ट्री के कोहर्ट को हम लेंगे, ठीक है, और उनकी हम 10, 20, 25 साल पुराने रिकॉर्ड को उठा के चलेंगे, ठीक है। वो कोहर्ट सेलेक्ट कर लिया, उसका हम पिछला रिकॉर्ड लेंगे, वहाँ से देखेंगे उनकी कितनी एक्सपोजर हुई है, सारा उनका डिटेल लेंगे, और उस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद फिर उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स के बेसिस पे। तो ये होती है हमारी रिट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी। उसके बाद आती है कंबाइंड स्टडी। कंबाइंड स्टडी जो है मिक्स होती है रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव की। तो 2010 जैसे हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें हमने कुछ जो डिजीज़ हमें मिल गई उसको हमने रिट्रोग्रेड देखा, रिट्रोस्पेक्टिव देखा, 90 तक का डेटा लिया, 1990 तक का, उसके बाद हम उसको लेके चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। 2010 में डिजीज़ हो गई, उनमें भी कुछ होंगे उस कोहर्ट में जिनमें डिजीज़ नहीं है, उनको हम फर्दर फॉलो करते हैं 10-15 साल कि सही में उनमें भी वो डिजीज़ हो गई है क्या फर्दर। तो ये एक एसोसिएशन हमारा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बन जाता है। तो इसमें हम बेसिकली कोहर्ट में क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं पॉपुलेशन को, उसके बाद एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर लेते हैं, उसमें देखते हैं किसमें डिजीज़ हुई है किसमें डिजीज़ नहीं हुई है। बेसिक फ्रेमवर्क के साथ हमारा टाइप ऑफ कोहर्ट स्टडी है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं कोहर्ट स्टडी में, कैसे हमने उसको फ्रेमवर्क करना है, ठीक है। सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे स्टडी सब्जेक्ट्स का, उसके बाद हम उनके एक्सपोजर का डेटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंपैरिजन ग्रुप की सिलेक्शन करेंगे, देन हम फॉलोअप पे जाएंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। तो इसको 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब आता है सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट। तो स्टडी सब्जेक्ट्स की हम सिलेक्शन 2 तरह से कर सकते हैं, जनरल पॉपुलेशन से या स्पेशल ग्रुप से। जनरल पॉपुलेशन से हम तब करते हैं जब प्रिवलेंट होती है वो डिज़ीज़, ठीक है, इजीली हमें मिल जाएगी, फॉलोअप करने पर डिज़ीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो व्हेन द एक्सपोजर और कॉज ऑफ डेथ इज़ फेयरली फ्रिक्वेंट इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में पॉपुलेशन लेंगे, उसको हम असाइंड करेंगे नॉन रैंडमली। नॉन रैंडमली का मतलब हमने इसमें ऑलरेडी देखना है कि एक्सपोज कौन से हैं, नॉन एक्सपोज कौन से हैं, ठीक है। तो एक्सपोज का कोहर्ट बनाएंगे, नॉन एक्सपोज का कोहर्ट बनाएंगे, उसी पॉपुलेशन में, उसी जियोग्राफिकल एरिया में, उसी सेम कंडीशन में। उसके बाद एक्सपोज में कितने में डिजीज़ हुई है और कितने में डिजीज़ नहीं हुई है, और जो एक्सपोज नहीं है उनमें कितने में डिजीज़ हुई है कितने में डिजीज़ नहीं हुई है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है तो हम उसमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब स्पेशल ग्रुप में हम कैसे लेते हैं, स्पेशल ग्रुप में हम बेसिकली 2 तरह से कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल सेलेक्ट ग्रुप या एक्सपोजर ग्रुप। सेलेक्ट ग्रुप बेसिकली होमोजेनस ग्रुप होता है, इसमें हम कोहर्ट लेते हैं किसी भी प्रोफेशनल ग्रुप का, जैसे डॉक्टर्स का, नर्सेज का, लॉयर्स का, टीचर्स का, सिविल सर्वेंट का, इंश्योर्ड पर्सन का, ऑब्स्टेट्रिक पॉपुलेशन का, इस तरह का हम इसमें होमोजेनस ग्रुप लेते हैं। इसका क्या एडवांटेज होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है कि इजीली असेसिबल होते हैं और फॉलोअप करना आसान होता है ना। उसके बाद हम एक्सपोज और अनएक्सपोज सेगमेंट होता है, उसमें हम देख लेते हैं किस में डिजीज़ हुई है किस में नहीं हुई है, या किस में आउटकम जो हमें चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सेकेंड टाइप इज़ एक्सपोजर ग्रुप। जब हमारा एक्सपोजर हमें कुछ ऐसा मिल रहा है कि एक्सपोजर रेयर एक्सपोजर वाला कोहर्ट हमें मिल रहा है, तो हम एक्सपोजर ग्रुप लेते हैं, ठीक है। उस एक्सपोजर ग्रुप में हम
क्या करते हैं, ये मोर इकोनॉमिक प्रोसेस होती है जब एक्सपोजर रेयर है और उसकी हमने एसोसिएशन निकालनी है, ठीक है। तो इसमें जो एक्सपोजर एक्सपीरियंस करते हैं वो कोहर्ट लेते हैं। इसमें हम सिंपल ग्रेडिंग ऑफ एक्सपोजर के बेसिस पे भी हम एसोसिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है, सिंगल कोहर्ट में, कि कितने लेवल का ग्रेड है। जैसे मान लो कोई सिगरेट स्मोकिंग है, ठीक है, तो कितने पैकेट सिगरेट पी रहा है वो, तो उसके बेसिस पे, ठीक है। या एक्सरेज कि रेडियोलॉजिस्ट जो है एक्सपोज है एक्सरे से, तो उनमें क्या आउटकम आ रहा है, कितनी डोज जा रही है ना, तो इन सब चीज़ों को लेके हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है ऑब्टेनिंग डाटा ऑन एक्सपोजर, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपोजर मे बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द कोहर्ट मेंबर्स, ठीक है, थ्रू द पर्सनल इंटरव्यू। कोहर्ट मेंबर से हम कैसे लेंगे, बहुत बड़ा कोहर्ट होता है तो है ना, पर्सनल इंटरव्यू थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मेल क्वेश्चनेयर कर देते हैं, ठीक है। कोहर्ट स्टडी में बड़ी पॉपुलेशन है तो उसमें हम ऐसे लेते हैं इंटरव्यूज़ या क्वेश्चनेयर्स के थ्रू, ठीक है। आजकल तो मेल कर देते हैं, ईजी है। रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड कैसे करेंगे, रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड में हम क्या इन्फॉर्मेशन है, डोज ऑफ रेडिएशन क्या है, काइंड ऑफ सर्जरी, ठीक है, डिटेल मेडिकल ट्रीटमेंट का, ये सारी चीज़ हम मेडिकल रिकॉर्ड से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन एंड स्पेशल टेस्ट, कुछ टाइप की स्टडीज़ में हमें ये सब करना होता है, टेस्ट करेंगे उनका, पर्सनली एग्जामिन करते हैं हर पेशेंट को, ईसीजी देख लिया, जैसे कोलेस्ट्रॉल देख लिया, ब्लड प्रेशर देख लिया। एनवायरमेंटल सर्वे, एनवायरमेंटल सर्वे में हम क्या करते हैं, इसे बेस्ट सोर्स होता है ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन ऑन एक्सपोजर लेवल का, है ना, किस तरह से कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन कोहर्ट मेंबर का करना है अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर एक्सपोज्ड और नॉट, ठीक है, उसके बेसिस पे हम करते हैं। जो सस्पेक्टेड फैक्टर हमने देखा हुआ है, कितने कोहर्ट में कितने मेंबर उससे एक्सपोज हैं, कितने नहीं एक्सपोज हैं, तो उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। या फिर अगर सिर्फ एक्सपोजर वाले ही हैं तो उसमें हम कितनी डिग्री का एक्सपोजर है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं। साथ साथ हम इन स्टडी सब्जेक्ट्स का डेमोग्राफिक वेरिएबल भी लेते हैं, ये फर्दर हमारी एनालिसिस में काम आते हैं। नाउ सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप। अब कंपैरिजन ग्रुप को हम 3 तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल ग्रुप हो सकता है, एक्सटर्नल कंट्रोल ग्रुप हो सकता है, या जनरल पॉपुलेशन रेट्स के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं जो भी हमारा आउटकम आया है। इंटरनल कंट्रोल ग्रुप में क्या है, हमने एक पॉपुलेशन ली, ठीक है, एक पॉपुलेशन ली, उसी में हम फॉलो करते जा रहे हैं, तो उसमें एक्सपोज और नॉन एक्सपोज दोनों तरह के लोग मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो इंटरनल कंट्रोल ग्रुप हो जाता है। एक्सटर्नल कंट्रोल ग्रुप में हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ एक्सपोजर अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो अनदर ग्रुप ले लेंगे, जैसे स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स का ले लिया, ठीक है, या फिजिकल एक्टिविटी के बेसिस पे ले लिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल के बेसिस पे ले लिया, तो ये एक्सटर्नल हमारा कंपैरिजन हो जाता है। जनरल पॉपुलेशन के साथ अगर हमारा कोई भी कंपैरिजन नहीं बन पा रहा है, ठीक है, या कोई एक्सपोज ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें जैसे मान लो किसी इंडस्ट्री में कोई एक्सपोज्ड है ना, किसी पर्टिकुलर केमिकल के लिए, रेडिएशन के लिए, तो उनमें क्या आउटकम है और जनरल पॉपुलेशन में क्या आउटकम है, ठीक है, तो उसको हम कंपेयर कर लेते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। जनरल पॉपुलेशन में बेसिकली हम रेट्स जो है ना, ये सब ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, एज, सेक्स और दूसरे वेरिएबल्स के साथ, और उनके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो मान लो जनरल पॉपुलेशन में जो है वो एक्सपेक्टेड है ना, और हमने जो एक्सपोज है उसमें क्या मिला, वो ऑब्जर्व्ड हो गया, तो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो मिल जाती है उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं। अब लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं जनरल पॉपुलेशन में के रेट में, और अगर हम उसको लेके कंपेयर, कई बार क्या होता है, अवेलेबिलिटी नहीं होती पॉपुलेशन रेट की जो हमारा आउटकम है ना, उस तरह की कोई हमें आउटकम वाली कोई हमें डेटा ही नहीं मिलता है, ठीक है, या फिर स्टडी एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड हम ढूंढ नहीं पाते हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमें प्रॉब्लम होती है। नाउ फॉलोअप। फॉलोअप क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन और डूइंग स्पेशल टेस्ट और रिव्यूइंग द रिकॉर्ड फॉर अकरेंस ऑफ डिजीज, ठीक है, बोथ द ग्रुप्स, एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज दोनों में। तो इसमें पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ईच मेंबर का, ठीक है, फिर रिव्यूइंग करते हैं फिजिशियन एंड हॉस्पिटल रिकॉर्ड का, फिर रूटीन सर्विलेंस करते हैं डेथ रिकॉर्ड्स का, देन मेल क्वेश्चनेयर, टेलीफोन कॉल, पीरियोडिक होम विजिट, प्रेफरेबली ऑल द 3 ऑन द एनुअल बेसिस, हम फॉलोअप करते चले जाते हैं इन सारे मेथड्स के थ्रू। इसमें क्या एक लिमिटेशन है कि जो हमारा फॉलोअप हम करते हैं उसमें क्या होता है, कुछ सर्टेन परसेंटेजेस जो होती है हमारी स्टडी पॉपुलेशन की, वो
लॉस होती है। कैसे लॉस हो सकती है? ड्यू टू डेथ, माइग्रेशन, और वो विड्रॉ कर लेते हैं वॉलंटरली स्टडी से। अब आते हैं एनालिसिस। अब जो भी डेटा हमें मिलता है एक्सपोज्ड का, अनएक्सपोज्ड का, जो आउटकम आया उसको हम दो तरह से एनालाइज करते हैं, इंसिडेंस रेट्स, ठीक है, और एस्टिमेशन ऑफ रिस्क। देखो हमने शुरू में कहा था एनालिटिकल स्टडीज़ हम दो चीज़ें पता करते हैं, कोई एसोसिएशन है या नहीं है। अगर एसोसिएशन है तो कितनी स्ट्रेंथ है उसकी एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन है या नहीं है वो हम इंसिडेंस रेट निकालेंगे, एक्सपोज में ज़्यादा है या नॉन एक्सपोज में ज़्यादा है ना, उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा। उसके बाद हम एसोसिएशन निकालते हैं कि स्ट्रेंथ निकालने के लिए दो तरीके हैं, रिलेटिव रिस्क और एट्रीब्यूटेबल रिस्क। इसको हम डिटेल में देखते हैं अभी, ठीक है। मान लो रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशियो होता है। रिलेटिव रिस्क हम न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी आती है 1 आती है, या तो एक आती है, 1 से कम आती है, 1 से ज़्यादा आती है। अगर रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशियो हमारा 1 है तो इसका मतलब कोई एसोसिएशन नहीं है, इंसिडेंस सेम है एक्सपोज और नॉन एक्सपोज में। अगर मोर देन 1 है, ठीक है, तो पॉजिटिव एसोसिएशन है, यानी कि एक्सपोज ग्रुप में हायर इंसिडेंस है और नॉन एक्सपोज में कम है, तो कुछ एसोसिएशन बन रही है एक्सपोजर और डिजीज़ या आउटकम के बीच में। अगर रिलेटिव रिस्क 1 से कम है, नेगेटिव एसोसिएशन है। इसका मतलब क्या है, जो एक्टिविटी है, जो एक्सपोजर है, वो डिजीज़ के रिस्क को कम कर रहा है ना। तो इस तरह से हम रिलेटिव रिस्क के बेसिस पे हम एस्टिमेट करते हैं एटियोलॉजी को। अब इंसिडेंस निकालते कैसे हैं, देखो जैसे सिगरेट, इसमें एग्जाम्पल में सिगरेट स्मोकिंग, ये एक्सपोजर हो गया, यस और नो, और ये हमारा हार्ट डिजीज़ हो गया, ठीक है। तो ये क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ हो गई, कंजेस्टेड हार्ट डिजीज़ हो गई, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं CHD अगर हो रही है हमारी, है ना, एक्सपोजर के साथ CHD डेवलप हो रही है, CHD नहीं डेवलप हो रही, टोटल और क्लास में इंसिडेंस। तो जितने एक्सपोजर थे उसमें 70 में CHD डेवलप हो गया, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 7000, तो 7000 एक्सपोजर वाली पॉपुलेशन में 70 में डिजीज़ हो गई, तो हमारा 10/1000 की इंसिडेंस हो गई, है ना। इसी तरह जो नॉन एक्सपोज थे, नॉन एक्सपोज टोटल कितने थे 3000 में 3 में डिजीज, 3 में अपनी CHD हो गई और बाकी में नहीं हुई, तो इंसिडेंस क्या हो गया 3/3000, यानी 1/1000, ये इंसिडेंस हो गई। अब इसी में अगर हम देखें एस्टिमेशन ऑफ रिस्क, एस्टिमेशन ऑफ रिस्क क्या हो गया, इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज अमंग नॉन एक्सपोज, तो 10 टाइम्स हमारी RR आ गई। दैट मीन्स कि एसोसिएशन जो है वो, मतलब जो रिस्क जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है जो एक्सपोजर वाला ग्रुप है ना। ये 10 टाइम्स देखो हमारा ज़्यादा हो गया एक्सपोजर। रिलेटिव रिस्क क्या है, एस्टिमेशन ऑफ रिस्क क्या है, हमारा इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ या आउटकम अमंग एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड की रेशियो, ठीक हो गया। अब हमारा आता है मेजर ऑफ डिफरेंस इन इंसिडेंस रेट्स। तो इसमें भी ये चीज़ें होती है, रिस्क डिफरेंस, ये 3 डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। रिस्क डिफरेंस, एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंटेज और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंटेज। तो जो रिस्क डिफरेंस है, ये एट्रीब्यूटेबल रिस्क है, ये सिंपल एक डिफरेंस होता है इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड पे। एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंटेज क्या है, ये इंसिडेंस, ये परसेंटेज हो जाएगी जो हमारा रिस्क डिफरेंस है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं जो भी एक्सपोज में इंसिडेंस है और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंटेज आ जाती है। एक हमारा होता है पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंटेज, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, इंसिडेंस देखते हैं टोटल पॉपुलेशन में कितना है, उसमें एक्सपोज और नॉन एक्सपोज नहीं देख रहे, टोटल आउटकम देख लेंगे, डेथ या डिजीज़ जो भी आउटकम है टोटल पॉपुलेशन में, उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो अनएक्सपोज्ड में होती है, ठीक है, जो इंसिडेंट अनएक्सपोज में होती है, और इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं जो जनरल पॉपुलेशन में इंसिडेंस है और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये हो जाती है हमारी पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंटेज। अब जैसे ये हमारी इंसिडेंस हो गई एक्सपोज में माइनस इंसिडेंस अपॉन अनएक्सपोज्ड, ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया हमारा। अब एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंटेज निकालते कैसे हैं, है ना। एट्रीब्यूटेबल रिस्क, हमने एट्रीब्यूटेबल रिस्क में बेसिकली हमारा क्या फॉर्मूला था, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अपॉन एक्सपोज्ड मल्टीप्लाई बाय 100,
ठीक है। तो इस केस में जैसे इंसिडेंस एक्सपोज्ड में इंसिडेंस क्या है 0.01 और अनएक्सपोज्ड में क्या है 0.001, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करके डिवाइड करेंगे तो 90% आ गया है। ये क्या इंडिकेट करता है हमारा एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंटेज, क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट दैट व्हाट एक्सटेंट डिजीज अंडर स्टडी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एक्सपोजर। इसका मतलब अगर एक्सपोजर सिगरेट स्मोकिंग है मान लो, तो सिगरेट स्मोकिंग इज, अगर हम सिगरेट स्मोकिंग को कम कर दें या ख़त्म कर दें तो ये क्या कर देगी, हमारी जो स्मोकर्स में डिजीज़ डेवलप हो रही है ना, उसको 90% रिड्यूस कर देगी, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंटेज है। दैट मीन्स एक्सपोजर को अगर हम हटा दें तो जो एक्सपोज्ड हैं उनमें डिजीज़ की आउटकम कम हो जाती है, ठीक है, इतने परसेंटेज। और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क में हमारा इसी कंडीशन में अगर हम देखें तो देखो टोटल पॉपुलेशन कितनी है 7,000 प्लस 3,000 10,000, ठीक है। और टोटल डिजीज़ कितने में हुई है 73 में, तो 73 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है। उसके बाद जो नॉट एक्सपोज है उनकी इंसिडेंस हमने निकाल ली 3/3000, ठीक है। उसको डिवाइड कर दिया जनरल पॉपुलेशन की इंसिडेंस से, तो ये हमारा आ गया 86%, ठीक है। तो 86% आ गया 86%। अब ये बेसिकली क्या है, अगर हम एक्सपोज़र को ख़त्म कर दें, एक्सपोज़र को एलिमिनेट कर दें, तो जनरल पॉपुलेशन में जो इंसिडेंस है वो 86% कम हो जाएगी डिजीज़ की, ठीक है। तो ये होता है पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंटेज। अब डिफरेंस क्या होता है रिलेटिव रिस्क में और एट्रीब्यूटेबल रिस्क में, ठीक है, दोनों मेजर हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन के। तो रिलेटिव रिस्क बेसिकली ये it is the extent to which exposed persons are relatively at the greater risk of developing the disease than the unexposed person, ठीक है। हम देखते हैं कितना ज़्यादा रिस्क है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क में क्या करते हैं हम, सस्पेक्ट कॉज की एट्रीब्यूटेबल टू द कॉज ऑफ डिजीज़, ठीक है। एक्सपोज्ड में उस एक्सपोजर की वजह से कितने चांसेस हैं डिजीज़ होने के, ये एट्रीब्यूटेबल रिस्क है, ठीक है। ये जो रिलेटिव रिस्क है ये एब्सोल्यूट नंबर में आता है 1 2 3 4, 1 या 1 से कम या 1 से ज़्यादा, ठीक है। और ये एट्रीब्यूटेबल रिस्क है, हम इसे परसेंटेजेस में निकालते हैं, ठीक है। ये बेसिकली रिलेटिव रिस्क क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द सस्पेक्टेड कॉज एंड डिजीज़। और एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या है, ये सजेस्ट क्या करता है कि द एक्सटेंट टू विच द डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड इफ सस्पेक्टेड कॉज इज रिमूव्ड। एक्सपोजर का अगर हम एक्सपोजर ग्रुप में से एक्सपोजर जो फैक्टर्स है उसको अगर हम हटा दें तो डिजीज़ कितनी कम हो सकती है ये देखते हैं, है ना। जितना रिलेटिव रिस्क ज़्यादा होगा इतना स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन है, जितना एट्रीब्यूटेबल रिस्क ज़्यादा होगा उतना क्या है, ग्रेटर द रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ बाय एलिमिनेशन ऑफ रिस्क फैक्टर, उतना ही ज़्यादा हम उसको अगर एलिमिनेट करें तो उतनी ही रिडक्शन हो जाती है इंसिडेंस में। अब देखो कैसे समझेंगे, इफ़ रिलेटिव रिस्क इज 20, इसका मतलब क्या है, एक्सपोज पर्सन आर रिलेटिवली 20 टाइम्स एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिजीज देन अनएक्सपोज। अगर एट्रीब्यूटेबल रिस्क 60% है, इसका मतलब क्या है 60% ऑफ डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड इफ द कॉज इज एलिमिनेटेड, ठीक है। तो हम इसमें इतना परसेंट कम कर सकते हैं इंसिडेंस को। इसमें रिलेटिव रिस्क भी प्रिवेंशन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, लेकिन एट्रीब्यूटेबल रिस्क प्रिवेंशन के लिए हमें इन्फॉर्म कर रही है कि दैट मीन्स कि अगर इस फैक्टर्स को हम हटा लें तो हमारी इंसिडेंस इतनी कम हो सकती है, ठीक है। अब बायसेस क्या हो सकते हैं कोहॉर्ट स्टडी में, ऑब्जर्वर बायस हो सकता है ना। ऑब्जर्वर बायस बेसिकली क्या है, इन्वेस्टिगेटर को मान लो पता है कि एक्सपोज कौन है और नॉन एक्सपोज कौन है, तो वो थोड़ा सा उसकी एनालिसिस, उसका जो वो ऑब्जर्व कर रहा है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। दूसरा क्या होता है मेजरमेंट बायस। मेजरमेंट बायस क्या होता है, देखो मान लो अलग अलग ऑब्जर्वर हैं, वो अलग अलग जगह ले रहे हैं, अलग अलग ट्रेनिंग हुई है, तो उनकी ऑब्जर्वेशन थोड़े अलग हो सकती है, ठीक है। तो हमें इसको एलिविएट करने के लिए क्या करना होगा, सेम ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, सेम ही ऑब्जर्वर रखने हैं, हमें लॉन्ग टर्म स्टडी है तो सेम ऑब्जर्वर रखने हैं, सेम टाइप की ट्रेनिंग देनी है ना। क्रॉस ओवर बायस क्या हो सकती है, मान लो आज कोई एक्सपोज है, कल वो नॉन एक्सपोज है, मान लो स्मोकर है, उसने स्मोकिंग छोड़ दी, ठीक है, लॉन्ग टर्म फॉलोअप में, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लॉस ऑफ फॉलोअप जैसे हमने बताया लॉन्ग टर्म होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, तो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, तो ये बायसेस आ सकती हैं। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे कोहॉर्ट स्टडी के, इट इज़ एबल टू कैलकुलेट द इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन एक्सपोज एंड अनएक्सपोज, ठीक है, एबल टू डिटरमिन द टाइम सीक्वेंस बिटवीन द एक्सपोजर एंड डिजीज,
इट हेल्प्स टू एक्सेप्ट और टू रिफ्यूट द हाइपोथेसिस विद द हाई डिग्री ऑफ वैलिडिटी। ठीक है, टेम्पोरल सीक्वेंस हम देख सकते हैं, मतलब कि एसोसिएशन हम कंफर्म कर सकते हैं एसोसिएशन है या नहीं है। इट इज़ एबल टू स्टडी द मल्टीपल एक्सपोजर एंड मल्टीपल आउटकम साइमल्टेनियसली। ठीक है, बहुत सारे एक्सपोजर हम लेके चल सकते हैं और बहुत सारे आउटकम भी निकल के आ सकते हैं। इट प्रोवाइड द डायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क। डोज रेस्पॉन्स रेशो हम देख सकते हैं कितना है। ठीक है, जो डिग्री ऑफ एक्सपोजर को हम लेके चलते हैं। और इट इज़ गुड फॉर रेयर एक्सपोजर है और अगर वो आउटकम उसकी एसोसिएशन है तो उसको हम अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस क्या है? लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमें लेना होता है। ठीक है, लार्ज सैंपल लेते हैं हम और इट रिक्वायर्स ए लॉन्ग फॉलोअप पीरियड। ठीक है, हालांकि अगर हम रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी जो मॉडिफिकेशन है उसमें कम टाइम लगता है। इट इज़ पोटेंशियल फॉर लॉस टू फॉलोअप। सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हो सकते हैं, जैसे एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं हो लॉन्ग टर्म में। ठीक है, लॉस ऑफ एक्सपीरियंस स्टाफ हो जाए, लॉस ऑफ फंडिंग हो जाए, एक्सटेंसिव रिकॉर्ड कीपिंग हमें करनी पड़ती है। देयर में बी चेंजेस इन स्टडी मैथड और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डिजीज़ ओवर द प्रोलॉन्ग पीरियड। ठीक है, अभी कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं, 10 साल के बाद कुछ और बन जाएंगे। ठीक है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव में थोड़ा एक्सपेंस कम हो जाता है। द स्टडी में इटसेल्फ आल्टर द पेशेंट बिहेवियर। ठीक है, एंड इनसफिशिएंट फॉर रेयर डिजीजेस। तो ये सारे हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। दीज आर द रेफरेंसेस एंड थैंक यू।